हेलो बच्चों। बच्चों हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर एनपीओ। आज के लेक्चर में बच्चों मुझे डिस्कस करने हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके साथ। ये कॉन्सेप्ट्स भी हमारे एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो आप फटाफट से अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर को निकालना और आ जाओ मेरे साथ। तो कॉन्सेप्ट में आपको थर्ड मेन हेडिंग करके ऐसा लिखना है। इस हेडिंग का नाम है कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ consumable items. Calculation of amount of consumable items. ब्रैकेट में आप लिख सकते हो consumed part of medicines, comma stationery etc. तो थर्ड और मेन कॉन्सेप्चुअल हेडिंग बन गई कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स, जैसे कंज्यूम्ड पार्ट ऑफ मेडिसिन, स्टेशनरी एटसेट्रा। तो पहले मैं बच्चों आपको कहानी समझा देता हूँ, फिर मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा। तो आप अब ड्राइंग मत बनाना, ये बस आप हेडिंग डाल के छोड़ देना। पहले मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना कि आखिर ये है क्या। तो ये हैं हम एनपीओ, और हम किसी व्यक्ति से कुछ सामान खरीदते हैं और उधार पे खरीदते हैं ना। हम किसी से सामान खरीदते हैं, सामान वगैरह खरीदते हैं, और वो सामान हम खरीदते हैं उधार पे खरीदते हैं, यानी क्रेडिट पे खरीदते हैं। तो जिस व्यक्ति से सामान क्रेडिट पर खरीदा जाता है उसको हम कहते हैं क्रेडिटर, कि भाई तुम्हें हम पैसे ना बाद में दे देंगे। अब कई बार ये होता है कि जिससे हम रेगुलरली सामान खरीदते ही रहते हैं, रेगुलरली हमें पता है हर हफ्ते इस आदमी से सामान खरीदना है, हर हफ्ते इस आदमी से सामान खरीदना है। तो कई बार क्या होता है कि सामान खरीदते हम पहले हैं और पैसे देते बाद में हैं, और इसका विपरीत भी हो जाता है, यानी कि कई बार हम इस आदमी को पहले पैसे भी दे देते हैं क्योंकि हमें पता है इसी से सामान खरीदना है। तो कई बार हम इस आदमी को एडवांस भी दे देते हैं कि पहले पैसे दे दिए और बाद में ये सामान दे देता है। मतलब साइकिल कैसे भी चले, एरो का डायरेक्शन यही रहेगा, पैसे वहाँ जाएंगे, सामान वहाँ से यहाँ आएगा। अब इन दोनों में से पहले कुछ भी हो सकता है। अगर पहले गुड्स खरीदते हैं और बाद में पैसे देते हैं तो हम कह देते हैं ये क्रेडिटर है। और कई बार उल्टा भी होता है, हम पैसे पहले दे देते हैं और बाद में इससे गुड्स ले लेते हैं। तो क्या दिक्कत है? अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं हमने 5 डब्बे खरीदे, 1 2 3 4 5। अब 5 डब्बे हमारे गोदाम में आ गए, 1 2 3 4 5। तो अब ये हमारे कुछ ग्राहक हैं, मान लो ये कुछ ग्राहक हैं। तो ग्राहक को हमने अब डब्बा बेचना शुरू करा, एक डब्बा बेच दिया, दूसरा डब्बा बेच दिया, और बस मान लेते हैं 2 डब्बे बेच दिए। तो हमारे पास अब कितने डब्बे बचे? वैसे 3 डब्बे बच गए। लेकिन अगर मैं आपको ये कह दूं कि बच्चों मेरी दुकान पे मेरे एनपीओ में सिर्फ 2 डब्बे बचे हुए हैं, माई क्लोजिंग स्टॉक इज ओनली 2 डब्बे, तो आपके मन में ये प्रश्न आएगा। आप सोचोगे हैं सर 2 डब्बे बचे हुए हैं, जबकि टोटल 5 में से तो हमने 2 बेच दिए, तो वैसे गिनती के हिसाब से तो 3 बचे होने चाहिए, और मैं कह रहा हूं कि 2 बचे हुए हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि वेयर इज वन डब्बा, एक डब्बा कहाँ गया? आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि सर एक डब्बा कहाँ गया? तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक डब्बा मैंने क्या करा, ये एक डब्बा मैंने कंज्यूम कर लिया है। ये बेचा नहीं है मैंने, ये मैंने एक डब्बा कंज्यूम कर लिया है। मतलब मान लो ये एक डब्बा मैंने अपने ही एनपीओ में कहीं इस्तेमाल कर लिया होगा, ये यूज हो गया होगा, कंज्यूम हो गया होगा। तो इसे हम बोलते हैं कंज्यूम्ड पार्ट, या इसे हम बोलते हैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। मतलब कई बार हम कुछ आइटम्स खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं, वो हम खुद ही कंज्यूम कर जाते हैं। तो हमको ये फाइंड आउट करना पड़ता है बेसिकली कि हमने क्या कंज्यूम करा है। तो इसको निकालने का तरीका वैसे बड़ा सिंपल है। कैसे सर? अगर मैंने आपको ये कहा कि 5 डब्बे आपने खरीदे, ठीक है, 2 डब्बे आपने बेच दिए, ठीक है, 2 डब्बे आपके पास क्लोजिंग में बचे हुए हैं, ठीक है,
तो आपने बता दिया कि सर इसका मतलब एक डब्बा आपने कंज्यूम करा होगा, तो टेक्निकली देखो 5 डब्बे खरीदे, उनमें से 2 बेच दिए, 2 मेरे पास बचे हुए हैं, तो आपने बता दिया कि सर इसका मतलब एक आपने कंज्यूम करा होगा। तो हमको ये निकालना पड़ता है कि हमने कितने डब्बे कंज्यूम करे हैं, मतलब कितनी वैल्यू के डब्बे कंज्यूम कर लिए हैं, ये निकालना पड़ता है। ये इस कॉन्सेप्ट का मेन पार्ट है, इसे बोलते हैं कंज्यूम्ड पार्ट। अच्छा, बाकी अपने समझने के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए बता देता हूँ, इट इज जस्ट लाइक इट इज अ काइंड ऑफ डेप्रीसिएशन ओनली, मतलब मन की आंखों से आप इसको ये कह सकते हो, ये डेप्रीसिएशन की तरह चलता है बेसिकली। अभी जब अकाउंट्स बनाऊंगा मैं आपको तो दिखाऊंगा कि ये डेप्रीसिएशन की तरह काम करेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, तो हमको अभी ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम कंज्यूम्ड पार्ट को निकालेंगे, ठीक है ना। चलो, तो अब आप देखो कि इस पूरी बात को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो अब आप हेडिंग तो आपने डाल ही ली, उस हेडिंग के नीचे आपको बनाना है एक ढांचा, ढांचे का नाम है क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है, ढांचे का नाम है क्रेडिटर अकाउंट। तो एक सुंदर सुंदर ढांचा बनाइए, कितने लाइनों का, 6 लाइनों का, 6 लाइन्स का। तो 6 लाइनों का आप एक ढांचा बनाइए, इसका नाम है क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है। और मैं हर बात लॉजिकली पहले इसमें लिखवाता हूं आपको क्रेडिटर अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि ये क्रेडिटर अगर है, ये लाइबिलिटी अगर है हमारा आदमी, तो क्या पता इस क्रेडिटर को हमें कुछ पे करना हो, और क्रेडिटर का यानी कि इस लाइबिलिटी का कोई ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, और इसी प्रकार इस क्रेडिटर का साल के अंत में कोई क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है ना। हर व्यक्ति का या हर व्यक्ति के साथ हमारा ओपनिंग या क्लोजिंग डेट के हिसाब से कुछ ना कुछ बैलेंस हो सकता है। तो क्रेडिटर तो हम बचपन से जानते हैं कि ये हमारी एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस भी हो सकता है और लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो लाइबिलिटीज के हम ओपनिंग बैलेंस को कहाँ लिखते हैं और क्लोजिंग बैलेंस को कहाँ लिखते हैं, वो पहले मैं लिख रहा हूँ, और वेरी वेरी सिंपल। तो अगर ये लाइबिलिटी है क्रेडिटर, तो इसका हम ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। और इसका क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो टेक्निकली ये जो है, ये हमने ओपनिंग क्रेडिटर्स की वैल्यू लिख ली है, और ये हमने क्लोजिंग क्रेडिटर्स की वैल्यू लिख ली है। तो सबसे पहले हमने ये लिखा, ठीक है। और इसका लॉजिक क्या है कि इट इज़ अ लाइबिलिटी अकाउंट, लाइबिलिटी के ओपनिंग बैलेंस को हम यहाँ ही लिखते हैं और लाइबिलिटी के क्लोजिंग बैलेंस को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने कहा था कि कभी कभी उल्टा भी होता है, कभी कभी हमें इसे पैसे देने नहीं होते, उल्टा हम तो उसको पहले ही एडवांस दे के रखते हैं, हमने पैसे पहले दे दिए, हमने पैसे पहले दे दिए, उसी को तो कहते हैं ना कि हमने एडवांस दे दिया। तो अगर आप किसी को पैसे पहले दे देते हो, तो वो तो फिर आपके लिए एसेट कहलाया जाता है। हाँ सर, क्योंकि आप अगर किसी को पैसे पहले एडवांस में देते हो, तो दैट मीन्स दैट इज एन एसेट फॉर यू, आपने पैसे पहले दे दिए हैं। तो अगर आपने इस आदमी को पैसे पहले दे रखे हैं, मतलब ये अब क्रेडिटर नहीं है, ध्यान रखना, इसको क्रेडिटर की आंखों से मत देखना। अब नाउ ही इज नॉट क्रेडिटर, आपने बल्कि इसको पैसे पहले दे रखे हैं, आपने उसको एडवांस दे रखा है, तो ये अब आपको एसेट है, ये आप अब इसको एसेट की नज़र से देखना। नाउ दिस आदमी इज एन एसेट फॉर यू, आपने इसको एडवांस दे रखा है, आपने इसको पैसे पहले दे रखे हैं। तो अगर आपने इस आदमी को पैसे पहले दे रखे हैं यानी एडवांस दे रखा है, तो इस एसेट का भी तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। हाँ सर, हो सकता है, एसेट्स के भी तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होते हैं। तो अगर एसेट्स के भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस होते हैं, तो एसेट के ओपनिंग बैलेंस को कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। और एसेट के क्लोजिंग बैलेंस को कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसका मतलब ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ, ये एडवांस का ओपनिंग बैलेंस लिख रहा हूँ,
अगर कोई होगा तो। और ये मैं क्या लिख रहा हूँ, ये मैं एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस लिख रहा हूँ, क्योंकि एडवांस अगर हम देते हैं किसी को तो वो हमारा एसेट है, तो ये एसेट की तरह ट्रीट हो रहा है, इसको आप सोचना। ये हम एसेट का ओपनिंग बैलेंस और एसेट का क्लोजिंग बैलेंस लिख रहे हैं, है ना। तो ऐसे भी हमने पहले भी पढ़ रखा था, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में भी सेम चीज आपने देख रखी है। अच्छा, उसके बाद भाई आप अब इससे डब्बे लेते हो और इसको पैसे देते हो, दो ही बातें होंगी साल के दौरान। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस तो चलो अलग हो गए, अब ड्यूरिंग द ईयर आपकी ट्रांजैक्शन इस आदमी के साथ दो ही होंगी, बस दो ही ट्रांजैक्शन होंगी ड्यूरिंग द ईयर। आप इससे डब्बे खरीदोगे और इसको पैसे दोगे। तो पहले मैं पैसे देने की एंट्री पूछता हूँ, एक बार सोचो, जर्नल एंट्री सोचो। कैश पेड टू रामू, मान लेते हैं इसका नाम रामू है, कैश पेड टू रामू, हमने रामू को पैसे दिए। इसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे आप, इसकी जर्नल एंट्री करोगे रामू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने रामू को पैसे दिए, है ना, ये एंट्री करोगे पेमेंट करने की। तो रामू को पेमेंट करने की आप ये एंट्री करोगे। और अगर मैं आपसे कह दूं कि अब इस पे चादर चढ़ाकर आपको लिखना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, तो आप मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि एनपीओ वाले कैश अकाउंट की बजाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखते हैं, बात तो एक ही है। तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि पेमेंट करने की जर्नल एंट्री बन गई ये रामू अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और अब इसको रामू के अकाउंट में पोस्ट करो, अब इसको रामू के अकाउंट में पोस्ट करो, तो आप रामू के अकाउंट में कैसे पोस्ट करोगे, आप लिखोगे ना रामू अकाउंट डेबिट टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, यही लिखोगे ना। तो ये बेसिकली क्या एंट्री होती है, ये होती है पेमेंट टू सप्लायर, मतलब कि हमने अपने क्रेडिटर को पेमेंट करी है, ये वो एंट्री लिख रहे हो आप, पेमेंट टू सप्लायर, या आपने अपने क्रेडिटर को पैसे दिए हैं, वो एंट्री हो गई, है ना, यही तो एंट्री करोगे। अच्छा, और दूसरी ट्रांजैक्शन क्या करते हो आप, सर दूसरी ट्रांजैक्शन हम इससे सामान खरीदते हैं, पैसे दे दिए, अब सामान खरीदोगे रामू से। तो अगर आपने रामू से गुड्स खरीदे, अब यहाँ तो मैं गुड्स कह कह के आपको समझाने के लिए गुड्स लिख रहा था, तो टेक्निकली ये कुछ ना कुछ स्टॉक होता है किसी चीज़ का, हो सकता है ये मेडिसिन का स्टॉक हो सकता है ये स्टेशनरी का स्टॉक हो, ये भी हम सवाल में आपको दिखाएंगे। तो आप टेक्निकली उससे कुछ स्टॉक खरीदते हो, तो आपने अगर रामू से स्टॉक खरीदा तो आप क्या एंट्री करोगे, उधार पे सामान खरीदने की, उधार पे एसेट खरीदने की, क्या एंट्री करोगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रामू, आपने रामू से उधार पे स्टॉक खरीदा या सामान खरीदा, तो यही एंट्री करोगे, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रामू। तो इसीलिए क्रेडिट परचेज करने की इस एंट्री को अगर मैं पोस्ट करूं, मैं बोलूं बच्चों इसे अब रामू के अकाउंट में पोस्ट कर दो, इसे रामू के अकाउंट में पोस्ट कर दो, तो आप रामू के अकाउंट में कैसे पोस्ट करोगे, आप रामू के अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिख दोगे बाय स्टॉक अकाउंट। तो इस स्टॉक अकाउंट का लिखने का मतलब है, ये आपने क्या लिखा है, ये आपने क्रेडिट परचेज लिख ली है ना, मतलब आपने रामू से उधार पे खरीदा। तो बेसिकली क्रेडिटर अकाउंट में टोटल इन ऑल ये 6 बातें आ सकती हैं, इसके अलावा कोई सातवीं बात नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। और गारंटी क्या है, मतलब ये तो लॉजिकल भी है क्योंकि और कुछ है ही नहीं। तो ये खाता तो हो गया बंद। अच्छा, अब हमें ये तो पता चल गया कि हमने रामू से कितने डब्बे खरीदे हैं, चलो ये तो पता चल गया। अब हमको बनाना पड़ता है इसके नीचे स्टॉक अकाउंट, तो अब आप दूसरा ढांचा बनाओ, इस ढांचे का नाम दो स्टॉक अकाउंट, और ये भी आप वही 6-7 लाइनों का बना लो, स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक अकाउंट भी बन गया, सिंपल। तो अब देखो, अब ये है हमारा सामान, स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक तो बच्चा बच्चा जानता है, ये हमारे लिए क्या है, ये तो एसेट ही है, ये तो कुछ और हो नहीं सकता। तो अब हम अपने स्टॉक अकाउंट को बना रहे हैं, तो अब आप पहले लिखना मेरे साथ, पोस्टिंग्स को देखना समझना साथ साथ। तो मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास स्टॉक ओपनिंग में कितना है,
तो मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास स्टॉक ओपनिंग में कितना है, तो हम स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड, क्योंकि ये एक एसेट है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये मैंने क्या लिखा? ये मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ये मैंने लिखा ओपनिंग स्टॉक। तो मान लेते हैं मेरे पास पहले से कुछ डब्बे हैं दुकान में, फिर उसके बाद मैंने बच्चों अभी अभी देखो कुछ डब्बे खरीदे थे। ये देखो एक खरीदने की एंट्री लिखी थी ना, मैंने रामू से डब्बे खरीदे थे। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रामू। मैंने कुछ डब्बे क्रेडिट पर खरीदे थे, क्रेडिट परचेज है ना, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रामू। और यहाँ पर देखो उसकी एंट्री भी करी थी, बाय स्टॉक अकाउंट। तो जब आप इस अकाउंट में लिख रहे हो बाय स्टॉक अकाउंट क्रेडिट परचेज की वैल्यू, तो वही सेम क्रेडिट परचेज की वैल्यू स्टॉक अकाउंट में भी तो क्रॉस पोस्ट होगी ना, और यहां पर नाम आ जाएगा टू क्रेडिटर अकाउंट। तो इसका मतलब ये हम क्या लिख रहे हैं? ये हम क्रेडिट परचेज लिख रहे हैं कि इतने डब्बे हमने रामू से और खरीद लिए। तो ये आ गई हमारी क्रेडिट परचेज टू क्रेडिटर अकाउंट, यानी ये हमने क्या लिख दिया? ये हमने लिख दिया क्रेडिट परचेज। तो हमने रामू से इतने डब्बे और खरीद लिए। अच्छा, इसके अलावा कई बार कुछ डब्बे हम रामू से नहीं खरीदते, कुछ डब्बे हम रामू से नहीं खरीदते, कुछ डब्बे सर फिर आप कहाँ से खरीदते हो? कुछ डब्बे हम क्रेडिट की बजाय कैश में खरीदते हैं, नकद में खरीदते हैं। तो मान लो आपने स्टॉक रामू से खरीदने की बजाय कैश में खरीदा होता, उधार में खरीदने की बजाय कैश में खरीदा होता, तो आपकी एंट्री क्या बनती? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, यही बनती स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये बनती एंट्री। हालांकि ये एंट्री आपको मिलेगी नहीं सवालों में, बट फिर भी मेरा काम तो लिखवाने का है। तो ये हमने क्या लिखा? कैश परचेज। तो आमतौर पे कैश परचेज आपको देता नहीं है वो, ठीक है सर, नहीं देगा तो छोड़ देंगे, क्या दिक्कत है। तो हमारे पास स्टॉक ओपनिंग में इतना था, इतना हमने और खरीद लिया उधार पे, इतना हमने और खरीद लिया कैश में। तो ये मेरे पास टोटल स्टॉक बन गया ना एक तरह से, कि मेरे पास आज दुकान में इतना स्टॉक है। ये मेरा टोटल स्टॉक बन गया कि मेरी दुकान में आज ये इतना टोटल सामान है। ये पहले से था, इतना मैंने और खरीद लिया और खरीद लिया, तो ये मेरे पास टोटल स्टॉक बन गया। अच्छा, अब उसमें से मैंने कुछ स्टॉक बेच दिया, तो बाय यहां पर आप लिख देना सेल और ब्रैकेट में लिखना बुक वैल्यू। ये बात का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर बुक वैल्यू लिखनी है। बुक वैल्यू मतलब जो हमारा डब्बा था उसकी किताबी वैल्यू क्या है, उसकी बुक वैल्यू क्या है, वो लिखना था। उसकी सेल वैल्यू नहीं लिखनी, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम तो स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पर सेल में सेल वैल्यू नहीं लिखनी, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम तो अपने डब्बों की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब वो चाहे बेचा आपने 1 करोड़ में, उससे फर्क नहीं पड़ता, उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ वो अलग बात है। लेकिन हमें ये देखना है कि जो डब्बा हमने बेचा उसकी किताबी वैल्यू क्या थी, उसकी बुक वैल्यू क्या थी, या उसकी लागत क्या थी। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे एक स्पेशल हाथ का निशान बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो सेल वैल्यू ले लेते हैं। गलती क्या करते हैं ये भी लिख दूं, बच्चे क्या गलती करते हैं? सेल वैल्यू नहीं लेना। तो मैंने इसलिए हाथ का निशान बना के लिखा कि यहाँ बहुत सारे बच्चे सेल वैल्यू ले लेते हैं। वो सोचते हैं हमने डब्बा 1 करोड़ का बेचा तो 1 करोड़ रुपए यहाँ लिख लो। नहीं, आपने बेचा चाहे जितने मर्जी का हो, आपके डब्बे की वैल्यू क्या थी, यानी उसकी बुक वैल्यू क्या थी, वो लिखनी है। ठीक है सर, तो वो डब्बे की वैल्यू जो थी वो लिख ली, तो वो हमने बेच दिया। अच्छा, उसके बाद एक लाइन की जगह छोड़ देना, बाय बैलेंस सीडी, यानी कि हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है ये हमने लिख लिया। तो बाय बैलेंस सीडी यानी कि क्लोजिंग स्टॉक, तो एसेट का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आता है, तो वो हमने लिख लिया। तो अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे पास टोटल 10 डब्बे थे, ये इधर का टोटल ऐसी समझ लो 10 था, जिसमें से मैंने 2 बेच दिया, 5 मेरा क्लोजिंग में बचा हुआ है, तो आपकी ना एक बैलेंसिंग फिगर यहाँ बचनी शुरू हो जाएगी। मैं इसमें सर्कल लगा देता हूँ, आपकी एक बैलेंसिंग फिगर यहाँ बचनी शुरू हो जाएगी। ये बैलेंसिंग फिगर जो होती है ये हमें बताती है कि हमने कितने डब्बे कंज्यूम करे हैं। तो दिस बैलेंसिंग फिगर विल टेल यू कि आपने कितने डब्बे कंज्यूम करे हैं, यानी ये होता है
कंज्यूम्ड पार्ट, डब्बों का जो हम निकालने की बात कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए खर्चा होता है, तो इसीलिए इसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पर पोस्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लेना बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो बेसिकली हमको ये निकालना होता है कि हमारा कंज्यूम्ड पार्ट कितना है। तो इसको तारे लगा लो चारों तरफ, और ये हम इस तरह से अकाउंट बना के निकाल लेंगे। तो टेक्निकली कॉन्सेप्ट जो होता है वो ऐसे चल रहा होता है। तो मैं फिर से देखो अब सम अप कर रहा हूँ सो दैट एक बार लिंक बन जाए। तो कहानी ये होगी कि एक आदमी होगा जिससे हो सकता है या तो हम पैसे एडवांस दे रहे हों और उससे सामान ले रहे हों, या वो हमारा क्रेडिटर हो, शायद हमें कुछ पैसे उसको देने हों। तो पहले तो हम उसकी जो भी लेन देन होगी उसकी लेन देन का अकाउंट बनाकर, क्रेडिटर अकाउंट बनाकर हम ये देखते हैं कि उससे कितने रुपए का हमने सामान खरीदा। फिर जब हमारे पास सामान, हमें पता लग जाता है कि हमने उससे कितना सामान खरीदा, तो फिर हम एक बनाते हैं सामान का अकाउंट यानी स्टॉक अकाउंट। और स्टॉक अकाउंट में हम लिखते हैं हमारे पास ओपनिंग में इतना था, इतना हमने उधार पे खरीदा, इतना हमने कैश में खरीदा, तो ये हमारा टोटल स्टॉक हो गया। उसमें से हमने इतना बेच दिया, बस इसमें गलती मत करना, बुक वैल्यू लेना। उसमें से इतना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है, तो जो बैलेंस बच गया इसका मतलब वो हमने कंज्यूम कर लिया होगा। तो ये हमें निकालना पड़ता है, जो हमारे लिए एक एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है ना, आप लिखना चाहो इस पे छोटा सा ई बना लो। ई का मतलब ये हमारे लिए क्या होता है, एक खर्चा होता है। तो इसीलिए इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में खर्चे में डाल देते हैं। तो ये था इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट। How will you deal with the following items while preparing the final accounts of a club? बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं 3 नंबर के लिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन एनपीओ का, वो इसी प्रकार से आता है जिसमें हमसे कुछ कंज्यूम्ड पार्ट निकलवाने की या ये इस तरह की एक एडजस्टमेंट करवाता है। तो इसमें लिखा है हमें 1 अप्रैल 2016 यानी ओपनिंग और 31 मार्च 2017 यानी क्लोजिंग की फिगर्स दे रखी हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर। पहले इतनी चर्चा करते हैं और ध्यान से देखते हैं। बच्चों आपको कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने एक तो बनवा रखा है क्रेडिटर अकाउंट और एक बनवा रखा है स्टॉक अकाउंट, राइट। अब क्रेडिटर का जो ओपनिंग बैलेंस हमें दे रखा है 7200, तो इसे हम क्रेडिटर अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस की तरह यहां पर इधर क्रेडिट साइड पर लिख सकते हैं। और जो क्लोजिंग बैलेंस हमें दे रखा है क्रेडिटर्स का 5400, तो इसे हम क्रेडिटर्स के क्लोजिंग बैलेंस की तरह इधर लिख सकते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों कि ये बेसिक बात आपने कॉन्सेप्ट में देख ली होगी। और बैलेंसेस ओपनिंग क्लोजिंग लिखना इज नॉट अ बिग डील, इट इज वेरी बेसिक। इसी तरह स्टॉक का, जो स्टेशनरी का स्टॉक है, उसका हमें जो ओपनिंग बैलेंस दे रखा है उसे हम इधर लिख लेंगे 4000, और जो हमें स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है वो हम इधर लिख लेंगे 3000, राइट। तो हमने अभी तक क्या करा, हमने सिर्फ क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंसेस लिख रखे हैं, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस बीडी, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी। इसी तरह ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमने ये लिखा। अब उसने लिखा अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर 25,000। हमने 25,000 रुपए अमाउंट पे करा है। तो जब हम अमाउंट पे करते हैं क्रेडिटर को, तो आप देखो कॉन्सेप्ट के अंदर जो अमाउंट पेड होते हैं
वो मैंने आपको क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से लिखवा रखा होगा अमाउंट पेड 25,000 रुपए। तो दिस इज द अमाउंट पेड बेसिकली। तो हमने 25,000 रुपए क्रेडिटर को पे करे। अब हम दोनों साइड जब क्रेडिटर अकाउंट का टोटल करेंगे और बैलेंसिंग फिगर जो हम निकालेंगे, तो क्रेडिटर अकाउंट में इधर एक बैलेंसिंग फिगर बचना शुरू हो जाएगी, जिसे मैंने कहा था कि जो एक प्रकार से क्रेडिट परचेज डिनोट कर रही होती है, और जिसे हम नाम देते हैं बाय स्टॉक अकाउंट। यानी ये वो अमाउंट है स्टेशनरी का जो हमने उधार पर खरीदा। ये एक बैलेंसिंग फिगर यहां पर आना शुरू हो जाती है, जो आ रही है 23,200। तो ये भी आप कॉन्सेप्ट में चेक कर सकते हो। और मैंने बताया था कि ये स्टॉक अकाउंट या जो क्रेडिट परचेज हमारी निकली, ये क्रॉस पोस्ट होकर स्टॉक अकाउंट में आ जाती है टू क्रेडिटर अकाउंट के नाम से 23,200, राइट। और इस अकाउंट को भी अब हम क्लोज कर देते हैं। तो इधर का टोटल आ रहा है 27,200। 27,200। तो जो हमारा ये बैलेंसिंग फिगर बचता है, यहां जो फिगर बैलेंसिंग बच रही है, जो बच रही है 24,200, इसको बोलते हैं बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप कॉन्सेप्ट में देखना। और यही होता है कंज्यूम्ड पार्ट जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। दिस इज नोन एज कंज्यूम्ड पार्ट ऑफ स्टेशनरी। तो हमें 3 नंबर मिलते हैं ये निकालने के। फिलहाल अभी हमने कंज्यूम्ड पार्ट निकाला है, हालांकि ये वर्किंग है, लेकिन पहले आप इतना नोट डाउन कर लो। अच्छा, तो पहले मेरा उद्देश्य था कि आपको मैं बेसिक जानकारी से रूबरू करवाऊं कि ये क्या है, ठीक है ना। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, अमाउंट पेड। अब उसने कहा कि हाउ विल यू डील विद ऑल दिस। अब मैं आपको डीलिंग सिखाता हूं। बच्चों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं हम ईयर एंड पर 31 मार्च को। एक बैलेंस शीट बनाते हैं हम 31 मार्च को। उसके बाद एक और बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं 1 साल पहले की डेट की, यानी 1 अप्रैल 2016, यानी साल का ओपनिंग डे कह लो चाहें। अब उसने कहा कि आप ये आइटम्स कैसे डील करोगे, हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम। तो जो 1 अप्रैल के स्टॉक और जो 1 अप्रैल के क्रेडिटर्स हैं, तो मैं 1 अप्रैल की बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स को तो लिखूंगा लायबिलिटी साइड। इनका नाम है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी। ये स्टेशनरी के क्रेडिटर्स हैं। 1 अप्रैल को कितने क्रेडिटर्स हैं? 7200। तो इन्हें बैलेंस शीट में लायबिलिटी में शो करूंगा। और जो 1 अप्रैल का स्टॉक है, किसका? स्टेशनरी का। ये कितने रुपए दे रखा है हमें? 4000। इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे शो करूंगा। तो हमें ये छोटे छोटे एक्सट्रैक्ट बना के दिखाने पड़ते हैं कि देखो, हम 1 अप्रैल की बैलेंस शीट में ये बातें लिखेंगे। अच्छा, इसी तरह 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट, उसमें आपको 31 मार्च 2017 वाले क्रेडिटर्स लिखने हैं। वो कितने हैं क्रेडिटर? 5400। और 31 मार्च वाला स्टॉक लिखना है एसेट साइड पे। वो कितना है? 3000। ठीक है ना। ऐसे दिखाना पड़ता है, ये एक्सट्रैक्ट दिखाने पड़ते हैं छोटे छोटे। और जो आपने कंज्यूम्ड पार्ट निकाला, अभी निकाला ना पीछे, तो कंज्यूम्ड पार्ट मतलब होता है क्या? खर्चा, एक्सपेंडिचर,
कंज्यूम्ड पार्ट मतलब होता है खर्चा, तो वो कंज्यूम्ड पार्ट आपको खर्चे में दिखाना पड़ता है। टू कंज्यूम्ड पार्ट ऑफ स्टेशनरी, ये भी एक्सट्रैक्ट में ऐसे शो करना है। कंज्यूम्ड पार्ट ऑफ स्टेशनरी, हमने कितना कंज्यूम्ड पार्ट निकाला, 24,200। तो ये हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में खर्चे की तरफ दिखा देंगे। तो ये तीनों तो एक्सट्रैक्ट होते हैं, मतलब ये तो क्या है, इसमें दिमाग नहीं लगाना, ये तीनों चीजों में आपको दिमाग नहीं लगाना, ये तो प्रेजेंट करने के नंबर है। ना है वो बच्चों इस पर लगाना है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी बच्चों से कि जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, ये ओपनिंग क्रेडिटर का बैलेंस था पहले वो लिखा, ये क्लोजिंग क्रेडिटर का बैलेंस था वो लिखा, ये अमाउंट, तो ऑटोमेटिकली इस अकाउंट में ये बैलेंसिंग फिगर बच गई ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसे बोलते हैं क्रेडिट पर। ये तो ऊपर से आ ही गया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दे रखा था वो लिखा, फिर इस अकाउंट को टोटल करा, ऑटोमेटिकली इसमें भी बैलेंस बचेगा जो बोलते हैं कंज्यूम पार्ट। बस इतना सा काम, क्लियर हो गया। अच्छा, अब बहुत से आपके मित्र यार, बहुत से आपके स्कूल के टीचर इस अकाउंट को नहीं बनवाते, इन अकाउंटों को कहते हैं क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, छोड़ो। वो क्या करते हैं, वो एक फॉर्मूला बच्चे को कहते हैं इसे लर्न कर लो, इसे रट लो, ठीक है ना। तो वो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन सीधा फॉर्मूला रटना हमारा उद्देश्य नहीं है। फॉर्मूला जो है बच्चों, बच्चों हमने पहले क्या करा, हमने ये जोड़ा और ये जोड़ा, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके क्या माइनस करा, 7200, है ना। तो ये फिगर कैसे आई, पहले आप इसके बारे में सोचो, ये 23,200 फिगर कैसे आ रही है। हमने इसे जोड़ा और इसे जोड़ा और माइनस कर दिया वो, ठीक है ना। तो मैं इधर लिख रहा हूं अपनी एक मैथमेटिक्स, 25,000 प्लस 5,400 माइनस, ध्यान से लिंक पकड़ते रहे ना, इसे जोड़ा माइनस कर दिया 7,200, तो 23,200 आ गया। मेरा आंसर 23,200 आ चुका है यहां तक। अब 23,200 के अंदर मैंने 4,000 और जोड़ा, ये दोनों जोड़े ना, 23,200 प्लस 4,000, तो मैं प्लस 4,000 और कर देता हूं, प्लस 4,000,
-3000 का मतलब क्या? क्लोजिंग स्टॉक। आंसर आ गया। तो मैं ये 24,200 आंसर, कंज्यूम्ड पार्ट का आंसर ऐसे निकाल रहा हूं, ऐसे। तो बच्चे क्या है, बच्चे सीधा इसको रटना शुरू कर देते हैं, है ना? तो उसमें क्या होता है कि हमको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। हम सीधा अमाउंट पेड देखेंगे सवाल में, 25,000 लिख देंगे। हम क्लोजिंग क्रेडिटर देखेंगे सवाल में, 5400 लिख देंगे। हम ओपनिंग स्टॉक देखेंगे सवाल में, 4000 लिख देंगे। माइनस ओपनिंग क्रेडिटर देखेंगे सवाल में, माइनस ये कर देंगे। माइनस क्लोजिंग स्टॉक देखेंगे सवाल में, माइनस ये कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। तो बच्चा सीधा ये फॉर्मूला लगाता है, आंसर निकाल देता है। तो वो हमें बाद में करना है, है ना? अभी नहीं करना, अभी तो चीतापना बाद में करना है। खाता समझो, अपने आप सब समझ आ जाएगा, ठीक है? तो फॉर्मूला इसमें से बना है, ना कि फॉर्मूले से ये बना है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना? तो आप बड़ी चीज समझोगे तो छोटी अपने आप हो जाएगी। चलो ठीक है। तो ये होता है कंज्यूम्ड पार्ट निकालने का एक सवाल जो आपके साथ करा, और ये हो गई उसकी प्रेजेंटेशन, ठीक है? अब प्रेजेंटेशन में बाकी सवालों में नहीं करवाऊंगा, वो आपको खुद से होमवर्क में करनी है। तो जिसमें भी पूछेगा कि कैसे डील करना है, तो डीलिंग इज दिस इज डीलिंग। हाँ, किसी में कुछ नया पॉइंट आएगा तो सिखाऊंगा, लेकिन अगर बेसिक पूछेगा किसी में यही 3 चीजें, तो ऐसे डील करना है ना? तो हम ऐसे शो कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करके देखते हैं और क्लैरिटी होगी। उसके बाद है
मार्च 2017 एंड द बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017। ठीक है, वही डीलिंग करनी है, प्रेजेंटेशन शो करनी है। तो कॉन्सेप्ट रजिस्टर सामने खोल के बैठो और डीलिंग्स देखो मेरे साथ। एक तो कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे डील करोगे वो दिखाओ। एक कह रहा है बैलेंस शीट। अब एक डेट कौन सी है, 1 अप्रैल 31 मार्च 2016 और 31 मार्च 2017। तो एक मतलब हो गई ओपनिंग, ये पिछले साल की क्लोजिंग, मतलब एक तरह से ये 1 अप्रैल 2016 भी बोल सकते हैं ना, ये ओपनिंग हो गई बैलेंस शीट। तो इसका प्रेजेंटेशन दिखाना है। और एक बैलेंस शीट उसने बोली 31 मार्च 2017, एक इसकी बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन दिखाना है। ये तो होगा प्रेजेंटेशन। अब हमें वर्किंग में चाहिए अपनी कारीगरी करने के लिए एक क्रेडिटर अकाउंट, ठीक है, और दूसरा हमें चाहिए अपनी कलाकारी करने के लिए स्टॉक अकाउंट। कॉन्सेप्ट रजिस्टर बिल्कुल सामने रखना, जरा सी भी आपने अगर मतलब कॉन्सेप्ट रजिस्टर से नजर 17 का स्टॉक 5800। तो इस स्टॉक को 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट में दिखा दिया 5800। क्या दिक्कत है, बोलो, बात समझ आ रही है ना? तो ऐसे करना है, ऐसे करना है, समझ समझ के, धीरे धीरे। फिर अगला दे रखा है, देखो, क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ओपनिंग 7800, क्लोजिंग 9200। तो अब हमें क्रेडिटर्स दे रखे हैं, तो ओपनिंग दे रखे हैं 7200। तो ओपनिंग क्रेडिटर का बैलेंस यहां लिखोगे पहले तो, है ना, और ये 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिटर्स लायबिलिटी में आ जाएंगे 7200। क्या दिक्कत है, क्लियर? और क्लोजिंग क्रेडिटर का जो बैलेंस होता है बाय बैलेंस सीडी कितना था, 9800, 9200। अच्छा, ये 7800 था बच्चों, इसको 78 कर लेते हैं। और क्लोजिंग क्रेडिटर का बैलेंस था 9200, तो यहां लिखोगे। और 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट वाले दिन लायबिलिटी में क्रेडिटर्स 9200। तो बस जो है समझ समझ के लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने दे रखा है तीसरा, एडवांस टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। एडवांस दे रखा है हमने सप्लायर को, एडवांस, कॉन्सेप्ट खोल लेना, एडवांस। तो एडवांस का ओपनिंग बैलेंस कहां सिखाया था, इधर
खोल लेना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। कॉन्सेप्ट रजिस्टर टू बैलेंस BD एडवांस। तो एडवांस जो हम देते हैं वो एसेट होता है। भाई आपने किसी को एडवांस दे रखा है, ये एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट है ना। तो हमने जो 31 मार्च 2016 का जो एडवांस दे रखा है 15,000, वो एसेट है। तो इस एसेट में बैलेंस शीट में यहाँ पे शो कर दिया और ओपनिंग बैलेंस वहां पे शो हो गया, ठीक है ना। और इसी तरह एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस है 25,000। तो हमने कहा लिखा था, मैंने सिखा रहा था आपको कॉन्सेप्ट में, बाय बैलेंस CD। एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस इधर 25,000, ये एसेट होता है ना बच्चों। और 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट में एडवांस 25,000, क्योंकि ये एसेट है। तो एसेट है तो एसेट, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी। तो ये तो खत्म, बस ये प्रेजेंटेशन खत्म बच्चों, बैलेंस शीट खत्म। जो लिखना था लिख लिया। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग क्रेडिटर, क्लोजिंग क्रेडिटर, ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस, ठीक है। अगर आपने इतना भी लिखना सीख लिया तो मैं समझ लूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। अब नीचे लिखा है, अब पेमेंट टू सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। तो हमने पेमेंट करी है ना। पेमेंट मतलब वही अमाउंट पेड 1,20,000, और देयर वर नो कैश परचेज मेड। कैश परचेज कह रहा है 0 है। तो अमाउंट पेड जो है 1,20,000 है। तो अमाउंट पेड सिखाया था अभी टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसे बोलते हैं अमाउंट पेड। फिर से स्टार लगा लो चाहे, ठीक है। सर क्या बनाया है ये लो। तो 1,20,000 जो है वो अमाउंट पेड हो गया, बस। तो अब आपका काम खत्म, बोलो अब आपका काम खत्म। हाँ सर अब काम खत्म। तो अब आप टोटल कर दोगे इधर का, तो इधर का टोटल आएगा 1,44,200, 1,44,200। और इधर जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो क्रेडिट परचेज होती है, जिसका नाम होता है बाय स्टॉक अकाउंट। ये आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, उसमें से माइनस करके वो आएगी 1,11,400। अब ये फिगर नीचे क्रॉस पोस्ट हो जाएगी टू क्रेडिटर अकाउंट के नाम से 1,11,400। बस क्या दिक्कत है, आया है ना समझ में। फिर नीचे वाला खाता ये भी क्लोज हो जाएगा। इसका टोटल आ रहा है 1,13,600, 1,13,600। उसमें से ये माइनस कर दोगे, बस हो गया जी। 4 नंबर आ गए एग्जाम में। ये आ गया आपका बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कंज्यूम्ड पार्ट हम ढूंढ रहे हैं। ये बैलेंसिंग फिगर जो कि आ रही है 1,07,800, 1,07,800। तो ये निकल गया बच्चों बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसीलिए ये नीचे क्रॉस पोस्ट होते 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 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में आ जाता है टू, मतलब लिखते दे देते हैं कंज्यूम्ड पार्ट के नाम से है ये स्टॉक ही। कितने रुपए? 1,07,800। तो ये खर्चा हमने निकाल लिया और यहाँ पर शो कर दिया, बस हो गया पूरा आपका क्वेश्चन फिनिश। तो देखो कितना सिंपल है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलोगे, सिंपल सिंपल चलोगे तो खत्म होगा। जल्दीबाजी करोगे बिना समझे तो दिक्कत होगी। चलो ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो 19 तक हो गया। अब इसके बाद करते हैं 20। एक क्वेश्चन और करवा दो ना 20। चलो 20 देखते हैं 20 में क्या कह रहा है। 20 में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल अपीयर अगेंस्ट द आइटम स्टेशनरी अकाउंट इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब वही कह रहा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी का क्या आइटम आएगा। पर्टिकुलर्स
क्रेडिटर्स हैं और स्टॉक है। आओ पहले ढांचेगिरी कर लें अपनी। तो क्वेश्चन नंबर 20, तो एक बना लेते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट, एक बना लेते हैं स्टॉक अकाउंट। ठीक है, एक बना लेते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट, एक बना लेते हैं स्टॉक अकाउंट। ठीक है, अब देखते हैं। क्रेडिटर्स ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग 24,000। तो कहां कहां लिखोगे क्रेडिटर्स? बैलेंस बीडी, ओपनिंग कितना था? 30,000। ओपनिंग क्रेडिटर बच्चों यहां लिखते हैं, और क्लोजिंग 24,000 क्लोजिंग क्रेडिटर यहां लिखते हैं। उसके बाद स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ओपनिंग 40,000, क्लोजिंग 58। तो 40 और 58, तो स्टॉक ओपनिंग है 40,000 और क्लोजिंग है 58। बोलो ठीक है, सिंपल, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, अब पढ़ो। ड्यूरिंग 2018-19 पेमेंट मेड टू क्रेडिटर अमाउंटेड टू 1,26,000। तो अमाउंट पेड कहां लिखते हो? टू RNP 1,26,000। बस कितना सिंपल है। आपको अगर पता चल गया ना एक बार कि कहां क्या लिखना है तो हो गया। बस अब आप टोटल कर सकते हो। तो आपको पहले क्रेडिट परचेज पता लग जाएगी। तो इधर का टोटल 1.5 लाख, 1.5 लाख में से 30,000 गया तो बच गया 1,20,000। ये बच गया बैलेंसिंग फिगर। तो इसे हम बोलते हैं, मतलब क्रेडिट परचेज होता है, लिखते हैं बाय स्टॉक अकाउंट। और ये आ गया यहाँ पे। तो ये क्रेडिट परचेज होता है। मैं मीनिंग लिख दूं, ये 1,20,000 जो है ये उधार वाली परचेज है, क्रेडिट परचेज। ठीक है ना? तो ये हमने यहां पर लिख दी। इधर नाम आ गया टू क्रेडिटर अकाउंट। बस क्या दिक्कत है, सिंपल। अच्छा, अब पढ़े आगे। फिर उसने लिखा है स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश। कह रहा है आपने कैश में भी स्टेशनरी खरीदी है, कैश परचेज भी है। ड्यूरिंग द ईयर 20% ऑफ टोटल परचेज। कह रहा है कैश परचेज जो है वो टोटल परचेज का 20% है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, मैं परचेज को x मान लेता हूं। अब परचेज मतलब टोटल परचेज। भाई मान लो कुल परचेज जो है उसमें से कुछ होगी कैश परचेज, कुछ होगी क्रेडिट परचेज। तो कैश परचेज जो वो है, वो कह रहा है वो 20% है टोटल परचेज की। तो x का 20% कितना होगा? 0.2x। 20/100 इंटू x करोगे, 0 से 0 कट गया तो 0.2x। अब अगर मैं परचेज में से कैश परचेज हटा दूं, भाई परचेज मतलब ये तो टोटल हो गए, उसमें से कैश परचेज हटा दूं तो जो बचेगा वो क्रेडिट परचेज होगा। तो अगर मैं परचेज को x मान रहा हूं और क्रेडिट पर कैश परचेज हो गया 20% उसका, और वो अगर मैं माइनस कर दूं तो इसका मतलब जो बचेगा वो क्रेडिट परचेज होगा। तो x में से 0.2x माइनस करोगे तो बचेगा 0.8x। ठीक है सर, यानी 80% ऑफ x। और क्रेडिट परचेज हमें पता चल चुकी है, क्रेडिट परचेज हमें पता चल चुकी है कि वो 1,20,000 है। तो यानी 0.8x मुझे पता है कि ये 1,20,000 है, क्योंकि क्रेडिट परचेज जो है वो 1,20,000 है, वो तो हमें पता ही है ना, अकाउंट से निकल गई। तो अगर क्रेडिट परचेज यानी 0.8x 1,20,000 है तो आप x निकाल लोगे। ओके, तो x जो आएगा वो आपका कितना आ जाएगा?
सर आप बताओ, करो 8 का पहाड़ा। 1.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब टोटल परचेज जो है वो 1.5 लाख रुपए है। समझ आ गई ना बात? तो इसका मतलब टोटल परचेज 1.5 लाख रुपए है। और अगर कैश परचेज कोई पूछे तो इसका मतलब कैश परचेज कितनी हो गई? 1.5 लाख अगर टोटल है तो उसका 20% कैश परचेज है। तो कैश परचेज आपको 30,000 ऐसे पता चल जाएगी। तो कैश परचेज है 30,000। तो इसका फायदा ये कि जो हमें स्टॉक अकाउंट में कैश परचेज लिखनी होती है, टू RNP अकाउंट ब्रैकेट में लिख रहा हूं, कैश परचेज वो भी तो लिखनी होती है ना, वो पता चल गई 30,000। तो अब देखो, इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप। इसका मतलब उधार में खरीदा 1,20,000, कैश में खरीदा 30, तो टोटल परचेज कितनी आ रही है? 1,50,000। तो ये है इसमें। फिर आप टोटल कर दो इधर का, ये आ रहा है 1,90,000 और 1,90,000 में से 58 माइनस कर दो तो आपको पता लग जाएगा कंज्यूम्ड पार्ट कितना है जो हमें निकालना है बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो वो आएगा 1,32,000। बस ये निकालना है। तो इसमें क्वेश्चन ने क्या थोड़ा सा ट्विस्ट करा था, कैश परचेज को निकालना था छुपे हुए रास्ते से।